Hello everyone, this is Dr. Maria Ratnapara. We are going to see about the APG classification system on plant science. हम आज पौधों के वर्गीकरण के बारे में APG क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि पौधों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं और इनका वर्गीकरण किस बेसिस पे किया गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न टूल एंड टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप या टूल्स एंड टेक्निक्स के अलावा और कौन से नए तरीके हैं जिससे पौधों से रिलेटेड अनुसंधान में, क्योंकि रिसर्च रिलेटेड टू प्लांट्स शुड नो एज रिसर्च स्कॉलर या एज बॉटनिस्ट और साइंटिफिक रिसर्च करने के द्वारा जो कोई भी पौधों से रिलेटेड किसी भी तरह का साइंटिफिक रिसर्च करता है उन्हें ये कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। आपने बेंथम और हुकर का नाम सुना होगा जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। हम देखते हैं लिनियस के बारे में, कार्ल लिनियस जिसने इन प्लांटे की किताब लिखी थी, यानी जिसने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बताया था। हम देखेंगे कि प्लांट साइंस में पौधों को लेके वर्गीकरण का कौन सा नया टेक्निक आया है या इजाद हुआ है। हम देखते हैं एपीजे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अभी APG4 हम फॉलो करते हैं, जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, APG क्लासिफिकेशन जो कि एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि बॉटनी में पौधों में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 4 मेन ग्रुप्स हैं। इसके अलावा एल्गी और फंगस भी है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार मोनेरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रखा गया था। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन या इनको किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। एपीजी क्लासिफिकेशन जो कि पहले क्लैडिस्टिक पे बेस थी, क्लैडिस्टिक या उन एविडेंस के ऊपर बेस थी। पौधों को पहचानना हम किसी प्रूफ के द्वारा पहचानते हैं, जो कि पहले हम बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन में देखेंगे। उनके इन्फ्लोरेसेंस या उनके बनावट या उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेंथम हुकर ने इन्हें क्लासिफाई किया है अलग अलग पौधों को। बट जो अभी का करंट क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसमें हम मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी को या टैक्सोनॉमी को हम महत्व देते हैं, यानी हम उनके जेनेटिक मैटर के ऊपर हम उनको जेनेटिक अनुवांशिकी के बेसिस पे वर्गीकरण करते हैं। उनका क्लासिफिकेशन हम जेनेटिक्स के बेसिस पे करते हैं। तो पहले हम जो क्लैडिस्टिक यानी क्लेड बनाना, इस तरीके से एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट डाइकॉट में बांटा गया है। और अभी जो APG4 क्लासिफिकेशन 2016 में अस्तित्व में आया, इसके अनुसार 5 नए क्लेड अनरैंक्ड टैक्सा हम लोगों ने पाया है। और एपीजी क्लासिफिकेशन सबसे पहले 1998 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। और ये और भी चीज़ों की मदद लेते थे, जिसमें है पॉलन स्ट्रक्चर,
जिसको हम पैलिनोलॉजी भी बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, कॉलोनी स्ट्रक्चर और इनके एविडेंसेस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। इन तीनों के बेसिस पे मॉडर्न एंजियोस्पर्मी फाइलोजेनिक ग्रुप का विकास हुआ, और उसके बाद अभी करेंटली देयर आर अबाउट 465 फैमिलीज आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक ग्रुप, और 40 ऑर्डर्स हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किए हैं। कितने अनप्लान्ड टैक्सा है, 465 फैमिलीज और 40 ऑर्डर्स। एंजियोस्पर्म में पौधों में अभी कितने वर्गीकरण, 465 फैमिली पाई गई है, और 40 ऑर्डर्स अभी तत्काल में हमें नोन है। इमीडिएट फैक्ट्स में हमको वो उनके बारे में पता है। हम देखेंगे एंजियोस्पर्म को, जो एपीजे 4 जो करंट क्लैडिस्टिक है, उसमें इन्हें मोनोकॉट, पहले जो हमने पहले की क्लासिफिकेशन में मोनोकॉट और डाइकॉट में बांटा गया है, परंतु इनको मोनोकॉट और यूडिकॉट में बांटा गया है। जो यूडिकॉट, जो डाइकॉट से प्री जो छोटा सा प्लूम्यूल का एरिया जो है, जो कॉटिलेडन्स में पाया जाता है, उसके आधार पर इनको दो भागों में, दो मेन भागों में मोनोकॉट और यूडिकॉट में बांटा गया है। व्हाट इज क्लैडिस्टिक? क्लैडिस्टिक आपका किसी भी रचना के आधार पे, किसी सिमिलैरिटी के आधार पे, उनको सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के आधार पे उनको ग्राफिटिकली अलग करना, क्लेड बनाना, यानी सीढ़ी नुमा। क्लेड का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। जिस तरह से एंजियोस्पर्म में दो ग्रुप बने, ग्रुप नंबर 1 मोनोकॉट, ग्रुप नंबर 2 यूडिकॉट। यूडिकॉट से फिर दो ग्रुप बने, कोर यूडिकॉट और एरिस्टाइड्स। यहाँ पे एस्टेराइड आएगा, एस्टेराइड, जो कि एविडेंस ऑफ फाइटोकेमिकल, एस्टेरॉइड के केमिकल्स, स्टेरॉइड के केमिकल्स या किसी तरह का अल्कलॉइड का पता होने की वजह से इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। उसके बाद ऑन द पॉलन स्ट्रक्चर ब्रॉडाइज एंड यूडास्ट्रॉइड्स में इनको बांटा गया। इस तरीके से इनकी क्लेड बनाई गई कि कितनी % सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी on the basis of similarity of 3 things, which things? Molecular phylogeny, pollen structure and evidence of phytochemicals। ये तीनों ही चीज अभी भी मान्य है बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व रखती है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, यानी सिमिलैरिटी इंडेक्स भी। इन पौधों में मोनोकॉट का एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि पामेसी पाम या कोकोनट की जो फैमिली है उनमें, और अलग और पामेसी या पौधे जो क्या जैसे एस्ट्रेसी है, या फॉर एग्जाम्पल वीट की जो फैमिली है, ठीक है, पोएसी फैमिली है, उनमें कितना अंतर है जेनेटिकली, दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। तो जो जितनी सिमिलर होगी वो दूसरे स्पीशीज के उतने पास होगी, और जैसे जैसे उनकी सिमिलरिटी हटती जाएगी उनको एक नया ग्रुप या उनको एलिमिनेटेड करके नया ग्रुप बनाया जाएगा। सो ये आपने किस बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी भी हमने किस बेसिस पे चेक करी है या किस बेसिस पे ली है? हम लोगों ने एक जीन, टारगेट जीन जिसे बोलते हैं, उसकी स्टडी की है, या एक मॉडल मार्कर हमने लिया है फॉर स्टडीइंग द मॉलिक्यूलर जीन्स, दैट इज
कोई एक हम कैसे पता कर पाएंगे, इतने सारे जीनोमिक स्ट्रक्चर जो होता है, जीनोम का जो पूल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। हमारे हर बॉडी, हर प्लांट में, हर ऑर्गेनिज्म में देयर आर न्यूमरस बेस पेयर ऑफ जीनोम, जैसे कि एरेडोप्सिस थैलियाना मोर देन 4000 उनमें जीन पाए जाते हैं। तो हम टारगेट करते हैं किसी एक मार्कर जीन को, ठीक है, मार्कर जीन से एपीजी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, तो मोस्टली RBCL2 या RBC जीन, ओके, राइबोसोमल न्यूक्लियर, जो भी RBCL जो उनका मार्कर जीन के तौर पे RBCL और RBC ग्रुप के जीन को टारगेट किया जाता है, जिसे मॉलिक्यूलर मार्कर या मॉलिक्यूलर जीन मार्कर जीन कहा जाता है। ओके, देन 16S RNA जो कि यूजुअली साइनोबैक्टीरिया या छोटे ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करता है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में निफ जीन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है, तो ये किसी जीन की वजह से होता है, ठीक है। तो निफ जीन जो होती है वो मॉलिक्यूलर मार्कर या टारगेट मार्कर की तरह काम करती है। तो इस एक जीन को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तब ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी की, एग्जाम्पल के लिए नॉस्टा या एनाबीना में कितनी % सिमिलैरिटी है, कितनी % डिसिमिलैरिटी है, इसके अनुसार ये क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, ग्रुप या क्लेड बनाती है, ठीक है, ग्रुप या क्लेड बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सिमिलैरिटी एंड परसेंटेज। तो इस तरह से क्लेड बनता है। पहले भी जो मॉर्फोलॉजिकल क्लेड भी बनता था कि कितने % या किस तरह की फाइलोजेनेटिक ट्री पहले भी बनती थी, तो उसमें मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स को लिया जाता था कि इनके फूल का रंग कैसा है, इनके फूल में कितने कैलिक्स और सेपल्स है। ये क्लेड किसी भी ये सबसे एडवांस टेक्निक है किसी भी ग्रुपिंग को दिखाने के लिए, ये कहीं पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे हमारे भी ग्रुप में कि किस व्यक्ति विशेष में किस तरह के बाल हैं, किस तरह का स्किन कलर है, अगर अलग अलग सभ्यताओं में किस तरह के मानव अवशेष मिले हैं या मानव प्रजातियों का डिफरेंट रेसेस को अगर आप उसका क्लेड बना सकते हैं, या आप किसी इवोल्यूशन की कोई थ्योरी को आप सुलझाना चाहते हैं, पौधों में भी उसी तरह की इवोल्यूशन की थ्योरी को जब आप सुलझाना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम ऑन द सिमिलैरिटी बेसिस कि इस चीज़ों से इन ग्रुप में कितनी सिमिलैरिटी है। अगर सीधे बाल हैं, किसी के घुंघराले बाल हैं, या इंडो अफ्रीकन या जावा हम मैन की बात करें तो उनमें किस तरह की सिमिलैरिटी थी, जो कि जूलॉजिकल साइंस में भी या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो इस तरह से क्लैडिस्टिक की मदद लेके हम इसको ग्रुपिंग से अलग कर सकते हैं। और यही क्लैडिस्टिक और इन 3 फैक्टर्स के बदौलत हमें APJ4 क्लासिफिकेशन मिलता है, जो कि सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन है पौधों की। हम लोगों ने बहुत सारे BSc में अभी तक छोटे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अभी भी पेंथम और क्लासिकल क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेंथम होकर और बहुत सारे क्लासिफिकेशन उनके अनुसार ही अभी भी स्टडी हो रही है। तो अभी हम लोग जो है सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन APJ4 का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किन किन बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।